सभी को फिर से एक बार स्वागत है इस वीआरसी के चैनल पर। जैसा कि यदि हम लोग करंट की बात करें तो पिछले क्लास में हम लोग मैग्नेट तक देख लिए थे। मैग्नेट की पूरी तरह से हम लोग उससे संभावित प्रश्नों की पूरी तरह से व्याख्या के साथ हमने आपके एग्जामिनेशन में संभावित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हमने बेहतर तरीका से पूरी व्याख्या के साथ देखा था। तो आज हम लोग उससे आगे की क्लासेस को देखते हैं जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैग्नेट से संबंधित और जो सवालें बची हुई थी उन सवालों को आज हम लोग अंतिम रूप देंगे। तो चलिए हम लोग अपने पाठ की ओर चलते हैं। क्या क्या हम लोग के आज की क्लास में क्या क्या देखना है और कैसे कैसे आपके सवाल आज पड़े हुए हैं। तो खास वैसे हमारे नए मित्र, हमारे दोस्त, हमारे साथी जो हमारे चैनल पर पहला बार आए हैं वह बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। तो चलिए अब बिना बातों को विलंब करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। और यदि आगे की ओर बढ़े तो जैसा हम लोग देखे तो लिखा हुआ सबसे पहला आपका सवाल है। क्या सवाल है कि डायनेमो की क्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है। डायनेमो, और जहां तक डायनेमो की बात किया जाए तो आप लोग डायनेमो के बारे में जानते होंगे। इसी को हम लोग जनरेटर कहते हैं, जनरेटर। इसी को हम लोग जनरेटर अपनी भाषा में बोल देते हैं और इसको हम लोग जो है डायनेमो के नाम से भी जानते हैं, लेकिन देहात में इसको लोग जनरेटर ही बोल देता है। लेकिन जनरेटर अलग हिस्से हो जाता है और डायनेमो अलग हिस्सा हो जाता है। और यदि हम लोग बात करें तो डायनेमो की क्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है, तो डायनेमो की क्रिया की बात करें तो डायनेमो की क्रिया जो है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझाने वाले जो साइंटिस्ट है वो आपके माइकल फैराडे है। माइकल फैराडे। तो यदि आपसे ऐसा भी सवाल करें कि डायनेमो के खोजकर्ता कौन है, तो डायनेमो के खोजकर्ता आपके माइकल फैराडे हो जाएंगे। अपने जो है अपनी कड़ी मेहनत और सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप उन्होंने डायनेमो का निर्माण किए थे जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। और डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। तो 2-3 सवाल आप इससे याद रखेंगे कि डायनेमो के खोजकर्ता कौन है, तो माइकल फैराडे। डायनेमो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। डायनेमो करता क्या है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। तो बिल्कुल इस तरह से आप 3 सवाल को याद रखेंगे इस सवाल के चलते। अगला लिखा है कि लेंज का नियम आधारित है, तो लेंज का नियम जो है वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आपके एग्जामिनेशन में हूबहू पूछ दिया जाता है कि लेंज के नियम किन के नियम के आधार पर लेंज के नियम में क्या संरक्षित होता है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन होता है। डायरेक्ट सवाल कर देता है। आगे हम लोग बात करें तो लिख रहा है कि 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा। 5 टेस्ला, और इसके बाद इधर ऑप्शन सभी में गॉस लगाया। तो थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लें कि यदि हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होते हैं, एसआई मात्रक टेस्ला होता है। एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला। एसआई मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। और यदि सीजीएस मात्रक की बात करें, सीजीएस मात्रक, तो सीजीएस मात्रक इसके गॉस होते हैं। सीजीएस मात्रक क्या होते हैं, गॉस। और यदि 1 टेस्ला की गॉस से तुलना करें तो 10 के पावर 4 गॉस के बराबर होता है। 1 टेस्ला 10 के पावर 4 गॉस के बराबर होता है। तो 2 टेस्ला 2 गुना 10 के पावर 4 गॉस के बराबर हो जाएगा। और जब आप 5 टेस्ला कह रहा है तब 5 गुना 10 के पावर 4 गॉस के बराबर हो जाएंगे। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सी सही है कि 5 गुना 10 के पावर 4 गुना 5 गुना 10 के पावर 4 गॉस के बराबर हो जाएंगे। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है, तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक यदि हम लोग बात करें तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक टेस्ला मीटर स्क्वायर या वेबर होता है। यह क्या होता है, वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक टेस्ला मीटर स्क्वायर या वेबर होती है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन 3 और लगाया हुआ है। तो ये जो होता है, जैसा कि अभी मैंने बताया, ये चुंबकीय क्षेत्र का होता है। चुंबकीय क्षेत्र का किसका होता है मेरा भाई, किसका होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का होता है। चुंबकीय क्षेत्र का।
तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक आपको टेस्ला होते हैं। और यदि चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक बात करें तो वो गॉस होता है। और यदि स्वप्रेरकत्व की बात करें, स्वप्रेरकत्व की बात करें तो उसका एसआई मात्रक हेनरी होता है। तो स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी। वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। और टेस्ला जो है वो चुंबकीय क्षेत्र का होता है। और चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक गॉस होता है। तो बिल्कुल इन चारों ऑप्शनों को आप ध्यान में रखेंगे। आपके एग्जामिनेशन में फ्लक्स का ना पूछ के गॉस पूछे, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र पूछे तो टेस्ला मारना, स्वप्रेरकत्व पूछे तो हेनरी मारना, ठीक है। उसके बाद आगे की अगर हम लोग बात करें तब पूछ रहा है चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या होता है। तो जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई जो मात्रक होता है वो वेबर होता है। वो क्या होता है? वेबर। वो क्या होता है? वेबर। और सीजीएस मात्रक की बात करें तो चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक जो होता है वो मैक्सवेल होता है। वो क्या होता है? मैक्सवेल। तो इसमें बिल्कुल साफ दिख रहा है मैक्सवेल। लेकिन यदि थोड़ी सी और आगे हम लोग बढ़े तो एक वेबर जो है, एक वेबर 10 के पावर 8 मैक्सवेल के बराबर होते हैं। 10 के पावर 8 मैक्सवेल के बराबर होते हैं। तो एक वेबर 10 के पावर 8 मैक्सवेल के बराबर होते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कार का कि एक टेस्ला 10 के पावर 4 गॉस के बराबर होते हैं। तो जिस तरह से यह एक टेस्ला 10 के पावर 4 गॉस के बराबर होते हैं उसी तरह से एक वेबर 10 के पावर 8 मैक्सवेल के बराबर होता है। लेकिन यदि बात किया जाए तो यहाँ नहीं बराबर करने के लिए पूछ रहा है कि इसका सीजीएस मात्रक क्या होगा। तो बिल्कुल फ्लक्स होगा। आप इस बात को समझ रहे होंगे। उसके बाद यदि हम लोग चर्चा करें, यदि हम लोग आगे बढ़े तो अगला कह रहा है कि डायनेमो क्या उत्पन्न करता है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, सारे के सारे अधिकांश विद्यार्थी इसको कंफ्यूजन में रहते हैं। तो याद रखना कि डायनेमो एसी और डीसी दोनों उत्पन्न करता है। डायनेमो केवल ना तो एसी निकालता है और ना तो डीसी निकालता है। डायनेमो एसी और डीसी दोनों कार्य करता है, सॉरी दोनों उत्पन्न करता है। लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो दो तो ऑप्शन हम लोग मार नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे केवल मारेंगे ये आपका सी, दोनों उत्पन्न करता है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो लिख रहा है कि ट्रांसफार्मर क्या उत्पन्न करता है, एसी उत्पन्न करता है कि डीसी उत्पन्न करता है। तो बड़ा यूनिक सवाल है और आपके एग्जामिनेशन में ये सवाल कर देता है। और जब सवाल करता है तो 95% विद्यार्थी गलती मार देता है। लेकिन आप गलती नहीं मारेंगे क्योंकि आप तो जानते हैं कि ट्रांसफार्मर एसी उत्पन्न करता है। ट्रांसफार्मर क्या उत्पन्न करता है? एसी। जानते हो कि नहीं? तो यह कि जी गुरुजी आप जानते हैं, लेकिन नालायक नहीं जानते हो। क्या जानते हो? ट्रांसफार्मर एसी उत्पन्न नहीं करता है। ट्रांसफार्मर एसी को एसी में बदलने का काम करता है। यदि उसे 11,000 मिलेगा तो उसे चाहे तो 220 में या 33 में बदलेंगे, या 33 मिलेगा तो चाहे तो 11 में या तो 220 में। मतलब एसी के वोल्टता को, धारा को कम बेसी करने का काम करता है, उसको बनाने का काम नहीं करता। और यहां करा कि ट्रांसफार्मर उत्पन्न करता है, तो भैया ना तो एसी उत्पन्न करता है ना डीसी उत्पन्न करते हैं, इनमें से कोई नहीं। वो केवल एसी धारा को, मान को बढ़ाने घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल कपार में सेट रखना। अरे तो जो तुम लोग मार के इतरा रहा था कि एसी से मार देंगे तो लपटा जाओगे, बड़ा समुद्र लड्डू मिलेगा, खाते रहना, सबको खिलाते रहना, थोड़ा सा परेशानी हो जाता है। आगे लिखा हुआ है, आगे हम लोग सवाल की चर्चा करें। ओह 6 के बाद डायरेक्ट 7 गायब है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग सवाल नंबर 8 को देखें। दोनों में सेम सवाल आ गया क्या? चलो सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? तो याद रखना मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे कलेजे के टुकड़े, याद रखना कि यदि प्रतिघात बोले या प्रतिबाधा बोले, प्रतिबाधा या प्रतिरोध बोले, प्रतिबाधा, प्रतिरोध या प्रतिघात, इस सबका एसआई मात्रक ओम होता है। सबका एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो सबका एसआई मात्रक ओम होता है। सबका एसआई मात्रक ओम होता है। आगे हम लोग चर्चा करें तो आगे लिखा हुआ है कि तप्त तार मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। तो तप्त तार क्या मापता है? तो वर्ग माध्य मूल्य मापता है। वर्ग माध्य
का मान बताता है, वर्ग माध्य का मान बताता है, जिसको हम लोग IRMS के नाम से जानते हैं, IRMS, या जो इसको हम लोग ERMS के नाम से हम लोग जानते हैं। तो चाहे तो ERMS हो या RMS हो, इसको बताने का काम करता है क्या, तप्ततार। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग आगे बढ़े तो आगे आपका सवाल है एलआर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है। तो यदि हम लोग परिपथ की बात करें तो एलआर परिपथ होते हैं, एलसी परिपथ होते हैं, सीआर परिपथ होते हैं, उसके बाद एलसीआर परिपथ होते हैं, एल परिपथ होते हैं, आर परिपथ होते हैं, सी परिपथ होते हैं। केवल जो है कुंडली, केवल प्रतिरोध, केवल संधारित्र, कुंडली आर प्रतिरोध, कुंडली आर संधारित्र, संधारित्र आर प्रतिरोध, और तीनों के एक साथ मिला देते हैं तो इतने तरह से परिपथ होते हैं, और इस सभी को ऑफलाइन में बिल्कुल पूरी डिटेल से बताई जाती है। लेकिन यहाँ पर हम लोग लास्ट रिवीजन मार रहे हैं, इतने डिटेल में जाएंगे तो इधर ही छूट जाएंगे हम लोग रास्ते में ही। तो केवल एलआर परिपथ से लेकर चले तो एलआर परिपथ का प्रतिबाधा यह होता है क्या, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग बात करें आगे तो सवाल नंबर 12 कहता है कि एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 220 sin 50 t है, तो धारा की आवृत्ति कितनी होगी। तो वैसे मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे विद्यार्थी, जो आप मेन क्लास में जब पढ़े होंगे तो आपको प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण बताया गया होगा कि जी प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण तो I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी होता है, साइन ओमेगा टी होता है। और जहां तक आवृत्ति की बात किया जाए तो आप लोग पढ़े होंगे कि ओमेगा बराबर 2 पाई n होता है, और यही जो n है वो आवृत्ति को दर्शाने का काम करता है। तो यदि हम लोग बात करें तो I के जगह पर I है, I नोट के जगह पर 220 है, लेकिन I नोट तो धारा हो गई और हमें आवृत्ति की बात कर रहा है, तो साइन के जगह पर साइन है, टी के जगह पर टी है, और ये जो 50 पाई लिखा हुआ है ये ओमेगा के जगह पर है। 50 पाई जो लिखा हुआ है ये ओमेगा के जगह पर है, तो ओमेगा के जगह पर हम लाके धर देंगे 50 पाई, और ओमेगा का फॉर्मूला आता है 2 पाई n। तो करेगा क्या, तो पाई से पाई खत्म हो जाएंगे, पाई से पाई खत्म हो जाएंगे। अब 50 बराबर 2 गुना n हो गया, तो 50 बटे 2 बराबर n, मतलब n बराबर यदि आप काटेंगे तो n का मान आपके निकल जाएगा यहाँ से कि n बराबर 25 हर्ट्ज आ जाएंगे। कितने हर्ट्ज, 25 हर्ट्ज। लेकिन शायद इसमें मिसप्रिंट है, 25 हर्ट्ज दिया ही नहीं गया, तो इसमें होना चाहिए था 25 हर्ट्ज, लेकिन नहीं दिया गया है, तो सारे के सारे ऑप्शन गलत है। आप याद रखेंगे कि 25 हर्ट्ज होगा, और कैसे निकला तो बिल्कुल इस तरीका से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, उसी के जैसा यदि हम लोग आगे की सवाल देखें तो आगे के सवाल कर रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण सेम समीकरण है, और पूछ रहा है कि वर्ग माध्य का मान क्या होगा। तो यदि वर्ग माध्य की बात करें तो हम लोग IRMS के द्वारा दर्शाते हैं, किसके द्वारा, IRMS के द्वारा, और IRMS का फॉर्मूला होता है I नोट गुना 1/√2, I नोट गुना 1/√2। अभी I नोट क्या होता है, तो जैसा कि अभी हमने लिखा कि I बराबर I नोट साइन ओमेगा RT होता है, तो I से I मैच कर जा रहा है और I नोट से मैच कर रहा है क्या, तो 220, I नोट से मैच कर रहा है क्या, 220। तो हम लोग 220 को लेकर चलेंगे, तो लिखेंगे कि क्या जी, तो IRMS तो हमें निकालना है, वर्ग माध्य हमें निकालना ही है, और I नोट के जगह पर 220 मैच कर रही है, और गुना 1/√2, और जब एक इससे काटोगे तो 110√2 में कट जाएगा, 110√2 में, 110√2 में कट जाएगा। इसमें भी ऑप्शन नहीं है, तो इसमें भी सारे के सारे ऑप्शन गलत है, 110√2 हो जाएगा। शायद लगता है कि हमारे एडिटर साहब कुछ भांग सांग खा के लिख दिया, ऐसे लिख के दे दिया कि जी बेहतर सवाल है, बहुत सारे अशुद्धियां इन्होंने डाल दिया। चलिए उनको चेतावनी देंगे हम। आगे बात किया जाए तो आगे आपका सवाल कहता है कि एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण इतना है, वर्ग माध्य क्या होगा। अरे भाई कई बार पूछेगा। चलिए आगे सवाल हम लोग बात करें तो लिख रहा है कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली में पैरों की संख्या N1 और N2 है। तो सबसे पहले तो आप समझ ले कि ट्रांसफार्मर को दो भागों में बांटा जाता है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है और एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, एक ऊंचाई और एक अपचाई। और ऊंचाई क्या करता है
कि निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता है, और अपचाई की बात करें तो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलता है। जैसे हम लोग के घर के पास जो ट्रांसफार्मर होता है उसके पास 11,000 वोल्ट का आती है, लेकिन उस 11,000 को बदल देता है 220 में, और हम लोग के पास भेज देता है। तो 11,000 के 220 में बदल दिया। लेकिन यदि वही हम पावर ग्रिड की बात करें तो वहां पे दोनों तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं। वहां पे ऐसा भी होता है कि 11,000 वोल्टेज को 33,000 1.5 लाख में बदलने का काम करता है। तो जो ज्यादा को कम करे, जो ज्यादा को कम करे उसको अपचाई कहते हैं, और जो कम को ज्यादा करे उसको ऊंचाई कहते हैं। और ट्रांसफार्मर में दो कुंडली होता है, एक कुंडली इधर होती है जिसको हम लोग एक को प्राइमरी कहते हैं, और एक इधर होती है जिसको हम लोग सेकेंडरी कहते हैं। और यदि सेकेंडरी में कम फेरा है, लपेटा कम है, और इसमें ज्यादा है, तो ज्यादा वोल्टेज को कम में बदलेगा। और यदि इधर ही रहता कम, इधर ही रहता कम, और इधर ही रहता बहुत ज्यादा, प्राइमरी में कम रहे सेकेंडरी में ज्यादा रहे, तो ये कम को ज्यादा न बदलेगा। और यहाँ पूछ रहा है ऊंचाई क्या कहता है, तो ऊंचाई का काम है कि कम को ज्यादा करना। तो कम को ज्यादा करना मतलब ये वाला सिस्टम रहेगा, और ये वाला सिस्टम रहेगा। तो ये प्राइमरी कॉइल है, तो प्राइमरी कॉइल में फेरों की जो संख्या N1 है वो N1 का मान कम रहेगा, N2 का मान ज्यादा रहेगा। तो N1 का मान कम, N2 का मान ज्यादा, N1 का मान ज्यादा हो गया, N1 का मान कम और N2 का मान ज्यादा, ये हो जाएगा। लेकिन यही अगर जो पूछता है अपचाई में, तो अपचाई में ये हो जाता, अपचाई में ये हो जाता, ऊंचाई पूछा है तो ये हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग इसके बारे में समझ पाए। और बाकी अगले क्लास में आपके लिए ट्रांसफार्मर का पूरी सचित्र वर्णन लेके आएंगे, लेकिन अगले क्लास में अभी इसको जो है निकालते हैं। उसके बाद यदि हम लोग आगे के सवाल की चर्चा करें तो आगे लिखा हुआ है कि निम्न में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो जहां तक विद्युत चुंबकीय तरंग की बात किया जाए तो विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे जो पहला तरंग है वो सबसे पहला तरंग रेडियो तरंग होता है, रेडियो तरंग। और दूसरा बात करें तो सूक्ष्म तरंग होता है, सूक्ष्म तरंग। और तीसरा बात करें तो अवरक्त तरंग होता है। और आगे की बात करें तो परावैगनी होता है, परावैगनी। और यदि हम लोग परावैगनी नहीं, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग और दृश्य तरंग होता है। कौन तरंग? दृश्य तरंग। और यदि हम लोग अगला की बात करें तो परावैगनी तरंग होता है, परावैगनी तरंग। और यदि हम लोग बात करें इसके आगे तो रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग, दृश्य तरंग, परावैगनी तरंग, और उसके बाद एक्स तरंग, और उसके बाद गामा तरंग होती है, गामा तरंग। इसको ऐसे याद रख सकते हैं RMIV और गामा। इसका मतलब होगा रेडियो तरंग, इसका मतलब होगा माइक्रोवेव तरंग, और इसका मतलब इंफ्रारेड, इसको मतलब दृश्य तरंग, इसको मतलब परावैगनी तरंग, इसको मतलब एक्स तरंग, और इसको मतलब गामा तरंग। तो सवाल आपसे किया जा रहा है कि निम्न में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। और उसके बाद बात करें तो ध्वनि हो, यदि हम लोग बात करें तो तरंग नहीं है, चुनना है, तरंग है नहीं, तरंग नहीं है। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश, इसी को हम लोग दृश्य बोलते हैं, तो दृश्य विद्युत चुंबकीय तरंग है। और यदि हम लोग बात करें तो ध्वनि इसमें शामिल नहीं है, तो ध्वनि ही छुट्टा है, यही यहाँ पे छिपा हुआ था। तो ध्वनि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। और अवरक्त तरंग, एक्स तरंग, प्रकाश, ये तो सब इसमें है ही। ये इसी दृश्य को हम लोग प्रकाश कहते हैं। ये आपके अवरक्त रहे और ये आपके ये रहे, तो ध्वनि तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग में शामिल नहीं किया गया। ठीक है, आगे सवाल की हम लोग चर्चा करें तो आगे आपका सवाल है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछ देता है विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति क्या होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ कहने का मतलब कि ऐसे चलता है, इस रूप में चलने के लिए काम जाना जाता है कौन? विद्युत चुंबकीय तरंग। और विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में दो तीन बातें आप याद रखेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग को गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तथा विद्युत चुंबकीय तरंग किसी भी विद्युतीय या चुंबकीय क्षेत्र से विचलित नहीं होता है।
तो ना इसे माध्यम की आवश्यकता है और ना तो एक पर चुंबक प्रभाव डाल सकता है और न ही एक पर विद्युत प्रभाव डाल सकता है। एकदम मस्त मौला है, बस गुजरते रहता है, ठीक है। लेकिन प्रकृति इसकी अनुप्रस्थ होती है। आगे की हम लोग बात करें तो आगे के सवाल है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण की दिशा ई क्रॉस बी होता है। संचरण की दिशा ई क्रॉस बी होता है। संचरण की दिशा ई क्रॉस बी होता है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो आगे आपका सवाल करता हूं 19 नंबर कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के गति करता है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, एक दूसरे के लंबवत गति करता है। जैसा कि अभी आपने देखा ये जो क्रॉस वाला जो गुना है ना, ये क्रॉस वाला ये लंबवत ही गुना है, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे, ये लंबवत गति करता है, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग चर्चा करें तो आगे लिखा हुआ है सवाल नंबर 20, एक चक्कर में माध्यमान का मान क्या होता है। तो माध्यमान की बात करें तो याद रखना मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे विद्यार्थी, याद रखना कि यदि माध्यमान की बात करें तो आधे चक्कर में यदि बात करें, आधे चक्कर, तो आधे चक्कर में होता है आई नॉट गुना 0.63 या 0.63 और गुना आई नॉट होता है आधे चक्कर में। और यदि हम लोग एक चक्कर की बात करें तो एक चक्कर में शून्य होता है। एक चक्कर में क्या होता है? शून्य। तो एक चक्कर में शून्य होता है। आधे चक्कर बोलता तो हम इसको भरते, लेकिन एक चक्कर बोला है तो शून्य होता है। बिल्कुल 20 सवालों का कलेक्शन दिखाने के लिए था। बताना तो मेरा मकसद 40 सवाल था, 35 सवाल था, 32 सवाल था। बताना ज्यादा था, दिखाना कम था, ताकि आपके अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस भर जाए और आप एग्जामिनेशन में अपनी झंडा गाड़ के आओ। तो बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि सारे सवालों को आपने समझा, साथ में उससे संबंधित सवालों का भी समझा। अगले क्लास में ट्रांसफार्मर का सचित्र वर्णन लेके आएंगे मेरे दोस्त, बहुत बेहतर तरीका से बताएंगे। तो बिल्कुल उसको जानने के लिए हमारे जो भी नए विद्यार्थी हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए आज मेरे इस क्लास को इतना ही छोड़ते हैं। सभी को VRC पर समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, तहे दिल से धन्यवाद।